हेलो दोस्तों, मेरी लाइफ मेरी कहानियां में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि हम आरपी पेशेंट के साथ होता है। हम आरपी पेशेंट को क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं बातें करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को नॉलेज बराबर मिलती रहे। ये सारे मैं नॉलेज इकट्ठे करी हूँ अपने डॉक्टर की मदद से। तो आप लोग प्लीज सभी को, जितने भी आरपी ग्रुप है उस पे ये वीडियो शेयर करें, और जो लोग नॉर्मल है वो लोग अपने परिवार और मित्र जनों को शेयर करें ताकि सभी को ये नॉलेज पता चले और हमारा भारत भी इस बीमारी को लेकर जागरूक हो सके। चलिए चीजों को बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में समझते हैं कि क्या बताया जा रहा है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा सिम्टम्स आर नॉट टिपिकली अप्रेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एट बर्थ। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ये ऐसा एक बीमारी, आपके पेट में अगर बच्चा है तो आप नहीं समझ पाओगे कि उसको आरपी है कि नहीं, और वो जन्म भी लेगा तो भी आप नहीं समझ पाओगे कि उसको आरपी है कि नहीं। हाउएवर इन सम केसेस पेरेंटल टेस्टिंग कैन बी डिटेक्ट जेनेटिक म्यूटेशन एसोसिएटेड विद आरपी। हियर आर सम पॉसिबल इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पेरेंटल टेस्ट होता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐसा जीन म्यूटेट हो रहा है पेट में, मतलब बच्चे के निर्माण के दौरान, तो आपको पता चल जा सकता है कि आरपी है कि नहीं बच्चे को। फैमिली हिस्ट्री, इफ देयर a known family history of our genetic consulting and testing may be recommended। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आपका फैमिली हिस्ट्री में किसी को आरपी है, यानी आपके दादा को, चाचा को, मामा को, तो आपका डॉक्टर आपको बोलेगा ही कि एक बार जीन टेस्ट करवा लो ताकि आपका भी पता चल जाए कि आपको आरपी है या नहीं। नंबर 2, पेनेटल टेस्टिंग जेनेटिक testing such as amniocentesis or chronic villus sampling CVS we can call in short form can detect genetic mutation linked to RP। यानी कि बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे पेनेटिंग टेस्ट होता है, मतलब आपके पेट में बच्चा है उसका जैसे टेस्ट होता है, या जेनेटिक टेस्ट होता है, या CVS का टेस्ट होता है, तो इसमें आपको कुछ सैंपल ले लिया जाता है और उसके बाद जैसे DNA टेस्ट किया जाता है उसी तरह का RP टेस्ट भी हो जाता है। रिपोर्ट में आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव ये बहुत आराम से बता देगा। नंबर 3, अल्ट्रासाउंड। इन सम केसेस ultrasound may be revealed retina other eye issues but this is in rare case। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बच्चा पेट में हो और माँ आकर अल्ट्रासाउंड कराती है हॉस्पिटल में, तो कभी कभी रेटिना एबनॉर्मलिटी पता भी चल जाता है कि रेटिना में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है और बच्चे की आंखों में कुछ ना कुछ तो इशू हो सकती है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है, ये हर बार नहीं पता चलता, बहुत कभी कभी ही ऐसा देखने को मिलता है। आफ्टर बर्थ अर्ली साइंस ऑफ आरपी इन्फेंट में भी इंक्लूडेड। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर जन्म ले लेता है बच्चा तो उसके बाद क्या क्या होता है। तो ऑटोनॉमस इंडिविजुअली आई मूवमेंट, हम लोग जहाँ तहाँ देखने लगते हैं। ऐसा पता है, मेरे मम्मी पापा भी कहते थे कि तुम कहाँ पर देख रही हो, तुम्हें यहाँ देखना चाहिए, तुम वहाँ मत देखो। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ गलत जगह पर देख रहे हैं, सही जगह पर हमारा फोकस नहीं है। फोटोफोबिया, सेंसिटिव ऑफ लाइट। तो यहाँ पर बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि फोटोफोबिया हो जाता है, लाइट वाइट देखने से बच्चों को चकाचौंध लगता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। और बचपन से अगर मुझे बताओ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था लाइट में रहना, और अभी भी मुझे लाइट में रहना बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ आरपी के सिम्टम्स अलग होते हैं। डिले इन विजुअल डेवलपमेंट। तो मेरे मम्मी पापा भी ऐसा कहते थे कि इतने उम्र के बच्चे लोग सब कुछ देख लेते हैं, तुम क्यों नहीं देख पा रही हो। तो आरपी बच्चों में ये सब होता है। रोमिंग नेस्टगमस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ आई मूवमेंट, यानी कि जैसे लोग नहीं हिलाते अपने आंखें वैसे हम आरपी पेशेंट हिलाते हैं। वैसे मेरी मम्मी पापा भी ऐसे कहते हैं कि किधर तुम देख रही हो, सीधा देखो, जबकि मैं सीधा उनके तरफ ही देख रही होती हूँ, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं और देख रही हूँ। एज ए चाइल्ड ग्रो अदर सिम्टम्स में बिकम apparent such as night blindness, progressive vision loss, peripheral vision loss and difficulty with color vision।
तो दोस्तों किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि रात को नहीं दिख रहा है, आसपास का नहीं दिख रहा है, साइड विजन भी नहीं दिख रहा है और साथ ही साथ कलर दिखने में भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हरगिज मेरे साथ तो होता ही होता है। नेक्स्ट है हियर आर सम टिप्स टू हेल्प प्रिवेंट बुलिंग इन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे जिससे कि हमारा मजाक ना उड़ सके। सेल्फ एम्पावरमेंट, हम लोगों को अपने आप ही अपना आवाज उठाना चाहिए। एडुकेट योर सेल्फ, अंडरस्टैंड आरपी एंड इट्स इफेक्ट, हम लोगों को समझना चाहिए कि आरपी में क्या क्या होता है ताकि हम अगला बंदा को जवाब दे सके कि मुझे इस चीज की प्रॉब्लम है, आप मेरी प्रॉब्लम को समझे, मेरा मजाक ना बने। एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप किसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो। बिल्ड कॉन्फिडेंस, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, यानी कि आपको अपने खूबियों पर, अपने ताकत पर और साथ ही साथ आपको किस चीज़ को अच्छा लगता है, यानी कि आपका क्या इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आप अपना ताकत बनाइए ताकि आपको कोई मजाक ना बनाने सके। यानी कि अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो बोल सकते हैं कि हाँ ये तो अच्छा पढ़ती है या अच्छा सिंगिंग करती है। इस टाइप में अपने अंदर अपने साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए ताकि स्किल्स भी आपके बिल्ड हों। तो चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 3, सेल्फ एडवोकेसी, स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, एक्सप्रेस नीड्स एंड से बाउंड्रीज, यानी कि आप ऐसा खुद को बना कर रखें कि आप खुद का ज़रूरत लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सके कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने अपने स्कूल में बोला मुझे लाइट की ज़रूरत है, मुझे भी लोगों ने मेंटल डिसेबल ये वो बहुत चीज़ बोला, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानी और मैं अपने लिए एक लाइट का सुविधा अपने एग्ज़ाम के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए कराकर ही मानी। इसी तरह आपको भी एक अपना गोल सेट कर ले का बंदा मजाक ना बना सके। नेक्स्ट है स्कूल वर्क सपोर्ट, in front of teacher, colleges explain RP and its impact, यानी कि अपने टीचर को जरूर बताइए। नेसेसरी एंड एकोडोमेशन, यानी कि अपने रहन सहन, नेसेसरी और हमें किस चीज़ की दिक्कत है, हमें क्या हो रहा है, ये सब चीज़ अपने टीचर और प्रोफेसर को स्कूल कॉलेज में ज़रूर बताएं। क्रिएट ए सपोर्ट नेटवर्क विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, काउंसलर और सपोर्ट ग्रुप, यानी कि अपने परिवार को अपनी प्रॉब्लम बताए, काउंसलर को प्रॉब्लम बताए, फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम बताए और जो सपोर्ट ग्रुप है यानी कि जो आरपी का ग्रुप होता है उसमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि मुझे एक दोस्ती की ज़रूरत है, मेरे साथ इसने मजाक उड़ाया, इसने मुझे ऐसा कहा, मतलब अपनी सारी प्रॉब्लम आप खुल के किसी को बता सके, ऐसा एक अपना नेटवर्क बना सकें। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम। एक्सेसिबिलिटी मेजर्स इंश्योर फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आप अपने साथ कोई केन का सहारा ले सकते हैं, यानी कि वो डंडा जो हर ब्लाइंड पीपल यूज़ करता है, या लो विज़न एड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको और भी ज़्यादा हेल्प हो। या अपने परिवार के किसी मम्मी पापा किसी को भी अपना प्रॉब्लम शेयर करके बोले मेरे साथ चलो, मुझे थोड़ा संभाल दो रास्ते में, तो आप सेफ रह सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलिंग प्रिवेंट स्ट्रैटेजीज, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएगी, ऐसी स्टेप्स जिससे हम लोग अपने बुली होने से बचा सकते हैं। तो चलिए हम लोग खुद को बुली होने से कैसे बचाएं इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट इंसिडेंट्स, रिकॉर्ड डेट, टाइम, लोकेशन एंड डिटेल्स, यानी कि जिस दिन आपका मजाक बना है उसका सारा नोटिफिकेशन एक कागज़ में लिख कर रखें। रिपोर्ट बुली इन्फॉर्म ऑथोरिटीज़, यानी कि टीचर और HR डिपार्टमेंट में आप जाकर सब कुछ अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं कि किस दिन मेरा मजाक बना है और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। स्टे काम, अवॉइड रिएक्टिंग रिग्रेसिवली और इम्पोटेंशियली, यानी कि अगर आपको कोई कुछ बोल दे रहा है या मजाक उड़ा दे रहा है तो आपको झगड़े के मूड में नहीं रहना है, थोड़ा चुपचाप से रहना है। ये तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे बोलते हैं। एंड सीक हेल्प, टॉक टू ट्रस्टेड इंडिविजुअल, काउंसलर्स और सपोर्ट हेल्पलाइन। यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट हॉटलाइन में जाना है या कोई काउंसलर से बात करना है कि मेरा इसने मजाक बनाया है, अब मैं क्या करूँ, तो जो वहाँ से बताया जाएगा वही करो, आगे से अपने से झगड़ा ना करो। नेक्स्ट है हमारा सोशल इंटरेक्शन, ज्वाइन आरपी सपोर्ट ग्रुप, कनेक्ट विथ अदर हु अंडरस्टैंड योर एक्सप्रेस। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड कराना है, अंडरस्टैंड योर एक्सपीरियंस, मतलब कि ऐसे किसी से जुड़ना है जो तुमको समझ पाए। पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज, एंगेज इन हॉबीज, स्पोर्ट्स
और क्लब्स बिल्ड रिलेशनशिप। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको नॉर्मल पीपल की तरह सब कुछ करना है, नहीं सोचना है कभी कि आप आरपी हो तो नहीं कर सकते। कम्युनिकेट ओपनली, शेयर योर फीलिंग्स, नीड एंड कंसर्न विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यानी कि जो भी आपके साथ हो रहा है प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर बताओ। और मेरे केस में मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई फ्रेंड नहीं है। हाँ, फैमिली में मेरे मम्मी पापा, इसलिए ऑफकोर्स मैं अपने मम्मी पापा के साथ सारी बातें शेयर करना चाहूंगी जो भी मेरे इस बीमारी के दौरान हो रहा है। तो आप भी जरूर करना और अपने मन को हल्का करना। नेक्स्ट है हमारा पेरेंट केयर गिवर इन्वॉल्वमेंट। तो हम लोग यहाँ पर कुछ और भी बात कर लेते हैं। मॉनिटर सिचुएशन, बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल बुलिंग। यानी कि हम लोगों को ऐसा कुछ करना है कि पोटेंशियल बुलिंग सिनेरियो से बचना है। यानी कि हम लोगों को तमाशा और नहीं बनाना है, यही सीधा सा इसका मतलब है। टीच कोपिंग मैकेनिज्म्स, इनकरेज सेल्फ एडवोकेसी, कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेलेंस। यानी कि हम लोगों को अपने मन को ये सिखा लेना है कि कोई जो भी बोलता है बोलने दो, हम लोगों को अपना काम से काम रखना है, हम लोग को अपना चीज से मतलब है, बाकी से कुछ नहीं है। और थोड़ा सोच समझ के हम लोग को बोलना पड़ेगा जब भी मजाक हमारा बन रहा है। तो कोलैब विद स्कूल, इंश्योर आरपी अकोमोडेशन एंड सपोर्ट। यानी कि अपने स्कूल से मिलो जुलो बात करो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हारे आरपी के प्रॉब्लम को समझ रहा है कि नहीं, तभी ये काम करो, वरना ऐसे सपोर्ट मांगने का कोई फायदा नहीं है जब लोग आपको समझे ही ना। नेक्स्ट है हमारा आरपी फ्रेंडली इन्वायरमेंट। एक्सेसिबिलिटी, इंश्योर फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है कि अपने आप किसी ऐसे आधुनिक उपकरण का भी सहारा ले सकते हैं। इंक्लूसिव लैंग्वेज, अवॉइड हार्मफुल और स्टिग्मेटिक लैंग्वेज। यानी कि अगर आपको गाली वाली देने को मन कर जाए तो आप एकदम मत करना, इस सब बीमारी में आपको खुद से संभल के रहना होगा। एडुकेशन एंड अवेयरनेस, ऑर्गेनाइज आरपी अवेयरनेस इवेंट और वर्कशॉप। जितना कोशिश करना कि खुद से आरपी अवेयरनेस जैसा शो करने का, जिसमें लोग ये समझ पाए कि आरपी कैसी बीमारी है और इसमें हमें क्या तकलीफें होती है। तो लोगों को समझाने का काम अगर आप ज्यादातर करोगे तो आपका मजाक नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं जरा सा टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी फॉर आरपी। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसेस डिफेक्टिव जीन विथ हेल्दी कॉपी। यहाँ पर डॉक्टर क्या करते हैं कि जो आपका डिफेक्टेड जीन है उसको निकाल के हेल्दी जीन वही जगह पर लगा देते हैं। ठीक है, ये भी आप करवा सकते हैं अपने इलाज के दौरान। ऑगमेंटेशन थेरेपी, इनहेंस एग्जिस्टिंग जीन फंक्शन। यानी कि आपका शरीर में जो भी जीन्स है उसी को आप इनहेंस कर सकते हैं कि और तेजी से वो काम करे, रिपेयर करे आपकी आंखों को। आरएनए बेस्ड थेरेपी, टारगेट ऑफ स्पेसिफिक आरएनए म्यूटेशन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आरएनए होता है हमारे शरीर का, जैसे डीएनए होता है, उसको टारगेट करके डॉक्टर लोग ठीक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को वहाँ पे एंटर करते हैं जिसके कारण हमारी आंख ठीक हो जाए। CRISPR यानी कैस्पर Cas9, ये भी एक जीन एडिशन है। तो कैस्पर Cas9 जीन एडिटिंग थेरेपीज भी आप करवा सकते हैं। रिपेयर फॉर रिप्लेसमेंट म्यूटेटेड जीन्स, यानी कि आपके शरीर के जो जीन का जो चेन बना हुआ रहता है उसको डॉक्टर अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं ताकि आपको दिखाई दे। AAV यानी कि एडिनो एसोसिएटेड वायरस, ऐसा भी आप अपने शरीर में करवा सकते हैं। वेक्टर बेस्ड थेरेपी, डिलीवर हेल्दी जीन इन रेटिना। तो यहाँ पर मेन चीज है कि आपके रेटिना में हेल्दी जीन को बाय इंजेक्शन डिलीवर किया जाएगा। ये भी आप करवा सकते हो अपने आरपी की प्रॉब्लम को जैसे भी करके रिड्यूस करने के लिए, यानी कि अपने विजन को रिस्टोर करने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा अप्रूव्ड जीन थेरेपीज फॉर आरपी, जैसे कि है लेक्समा का, उसके बाद है वेरोनिटी जीन, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि FDA अप्रूवल है फॉर द RPE65 म्यूटेशन। और साथ ही साथ और भी कुछ ऐसी ज्ञान है जो कि मैं इस वीडियो में देती रहूँगी, आप लोग बने रहिएगा। इन्वेस्टिगेशनल थेरेपीज, वेरियस क्लिनिकल ट्रायल्स एक्सप्लोरिंग जीन थेरेपी फॉर डिफरेंट RP म्यूटेशंस। तो यहाँ पर बहुत सारा अभी भी टेस्ट ट्रायल चल ही रहा है जो कि हमारा जीन थेरेपी में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करने वाला है हर RP पेशेंट के लिए। यहाँ पर RPE65 को मेंशन किया गया है, लेकिन और भी आपका कोई भी जीन म्यूटेशन
एब्रिविएशन है, जैसे ABCA4 होता है, फिर बहुत लोगों का रीसम वैसन बहुत सारा चीज़ होता है। तो उसके लिए भी हमारा धीरे धीरे करके देखते हैं कि आगे चलकर सुविधा आएगा। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जीन थेरेपी डिलीवरी मेथड। तो इसमें यहाँ पर बोला जा रहा है सबरेनियल इंजेक्शन डिलीवर वेक्टर। तो यहाँ पर इंजेक्शन के माध्यम से हमारे आंखों में हेल्दी जीन्स को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये भी बहुत पेनफुल, बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है डायरेक्टली टू रेटिना। तो यहाँ पर डायरेक्टली ही पहुँचा दिया जाएगा बाय इंजेक्शन। अब आगे बात करते हैं हम लोग इंट्रावेरियल इंजेक्शन। तो यहाँ पर जो कि है मेन चीज़, मैंने अपने डॉक्टर से ज़्यादा नहीं इसके बारे में कंसल्ट किया कि ये क्या है, पर ये भी किसी टाइप का इंजेक्शन है जिसके कारण हमारे आँखों में कुछ ऐसा चेंजेस लाया जाएगा जिसके कारण हमें विजन रीस्टोर हो। तो ये इंजेक्शन लगेगी विट्रस जेल में। तो यहाँ पर लगने वाली है ये सुई, इसके बारे में बताया गया। फिर है सर्जिकल डिलीवरी। ये तो बहुत ही ज़्यादा ही दर्दनाक हादसा है भाई। मैं समझ सकती हूँ हर आई प्रॉब्लम बच्चे के साथ या बड़े के साथ क्या होता है। तो यहाँ पर सर्जिकल डिलीवरी भी बोला गया है, जो कि हेल्दी जीन्स को डिलीवर कर दिया जाएगा वेक्टर में हमारी आँखों में। और ये मतलब ऑपरेशन के थ्रू होता है। तो इसके बारे में अभी मैंने डॉक्टर से ज़्यादा नहीं पूछा, इसलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकती हूँ गाइस। बस दर्दनाक है, यही आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है हमारे लिए। ये है बेनिफिट्स ऑफ जीन थेरेपी इन आरपी। तो देखते हैं आरपी में क्या होता है जीन थेरेपी। पोटेंशियल टू स्लो और हील विजन। तो यहाँ पर हील किया जाता है विजन को अगर हम लोग करा लेते हैं जीन थेरेपी। इम्प्रूव्ड विजुअल एक्चुअली एंड फील्ड। तो यहाँ पर जो है विजुअल का एक्चुअली एंड फील्ड भी हमारा जो है वो थोड़ा सा बेटर होने लगता है, यानी कि टनल विजन से थोड़ा नॉर्मल विजन पर आने लगता है। इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम लोग नॉर्मल पीपल की तरह जी सकते हैं जैसे कि सब लोग जी रहे हैं। और नंबर 4 में है हमारा पॉसिबल रीस्टोरेशन ऑफ कोन फंक्शन। तो कोन सेल जो हमारे आंखों में होता है, जो मतलब दिन में दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है, इन सभी का फंक्शन। मैंने ह्यूमन वाला इतना अच्छा से चैप्टर नहीं पढ़ा तो इसलिए मुझे नहीं पता है। बस आंखों की बीमारी झेल रही हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग का हेल्प कर सकूँ, इसलिए मैं ये वीडियो लाई हूँ ताकि और भी जो आरपी पेशेंट्स हैं उनको भी इलाज से और आरपी के बारे में फुल डिटेल जानकारी मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव होते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क एंड साइड इफेक्ट। तो जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उस चीज़ का नुकसान भी हो सकता है। तो इम्यूनो रिस्पॉन्स यहाँ पर रिस्क है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, जैसे कि मुझे इम्यून सिस्टम में थोड़ी, मैंने बताया बुखार की प्रॉब्लम है, तो मुझे वहाँ के डॉक्टर जो भी अमेरिका के डॉक्टर है उनसे मुझे अच्छे से कंसल्ट कराना पड़ेगा, तभी मैं इन सभी चीज़ एलिजिबल हो सकती हूँ मैं। नहीं तो अदरवाइज मैं ऐसे ही करा दी तो मेरा तबीयत और भी ख़राब हो सकता है या लेने के देने भी पड़ सकते हैं, जो कि यूट्यूब में भी बोलना साफ नहीं है, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात। तो हम लोगों का जो इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग को अपना इन्फ्लेमेशन का भी अच्छे से मतलब डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री बतानी चाहिए, मेडिकल हिस्ट्री, तभी हम लोग जीन थेरेपी के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। और हमें ध्यान रखनी है रेटिनल डिटैचमेंट एंड टीयर्स। तो उस समय हम लोग को रो के छटपटा के अपने आंखों से आंसू नहीं निकालना है और ना ही आंखों को इतना लगड़ देना है कि रेटिना डिटैचमेंट हो जाए। कैटरैक्ट डेवलपमेंट। तो हम लोग को अपने आंखों में ध्यान देना है कि कैटरैक्ट भी ना आए, तभी हम लोग जीन थेरेपी करा सकते हैं। और जीन थेरेपी का ये सब थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी होता है। बहुत लोगों को क्या होता है, बाद में कैटरैक्ट हो गया, बहुत लोगों को बाद में इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है। तो हम लोग को इन सभी चीज़ों को डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करके थोड़ी मीटिंग वगैरह करके ही करनी चाहिए। तो इसमें आप अपने माता पिता और डॉक्टर का जरूर सहायता लें, मैं यही बोलना चाहूँगी। मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग तुरंत इलाज के लिए ना चले जाए, ये मैं बोल देना चाहती हूँ। आप लोग अपने माता पिता और डॉक्टर से सलाह करें, उसके बाद ही आप लोग जाएं। और लास्ट चीज़ है यहाँ पे टेम्परेरी विजन चेंज, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आफ्टर जीन थेरेपी लग रहा है कि और कम दिख रहा है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और या तो ब्लड विजन या तो डबल विजन, ये सब होता है, डिप्लोपिया वगैरह। तो उसमें जो है अमेरिका के डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। जब आपका मॉनिटरिंग हो रहा है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि आई हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम, तो वो लोग फिर कुछ करेंगे और सारे चीज़ों को निपटाने के बाद ही हमें इंडिया
आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल ट्रायल एंड रिसर्च। तो यहाँ पर जो भी रिसर्च हो रहा है नया चीजों के लिए, उसके बारे में बात किया जा रहा है। नेशनल आई इंस्टीट्यूट, जो कि जहाँ पर पढ़ाई लिखाई होते हैं स्टूडेंट्स के, तो वहाँ पर भी बहुत सारा रिसर्च अभी चल रहा है। फाउंडेशन फ्लाइटिंग ब्राइन और रिसर्च इंटीवेशंस, तो यहाँ पर चल रहा है। इंटरनल कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप, तो यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत ही गोपनीय बातचीत हो रही है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सीक्रेट बातचीत हो रही है। हम आरपी पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए इस बारे में। नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफरिंग जीन थेरेपी फॉर आरपी पेशेंट्स। तो यहाँ पर है स्पेशली आई हॉस्पिटल, जहाँ पर आप जाकर आराम से जीन थेरेपी करा सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पर रिसर्च चलता है वहाँ पर भी आप जाके करा सकते हैं। ओके, यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, यानी कि जिसको हमारे इंडिया में मेडिकल कॉलेज कहते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाके आराम से जीन थेरेपी करा सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल साइट्स, तो यहाँ पर भी जाके आप जीन थेरेपी करा सकते हैं। इन कुछ जगहों पर जीन थेरेपी बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ अमेरिका की। इज नॉट फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया इज मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अभी चल रहा है, यहाँ पर अभी कुछ पता नहीं चला है लोगों को कैसे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये बाहर की मैं बातें कर रही हूँ, ये हमारे देश की बातें नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जीन थेरेपी। तो यहाँ पर होना चाहिए कंफर्म आरपी डायग्नोसिस, यानी कि एक बार आपका चेकअप में आरपी निकलना चाहिए। स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन, यानी कि जीन टेस्ट भी होना चाहिए जिसमें आपका जीन म्यूटेशन हुआ रहे, तभी आपको जीन थेरेपी करेगा, इतना बड़ा इलाज करेगा। वरना वहाँ पर आपको नकार दिया जाएगा कि भाई आप अपने मन से मत बोला करो, डॉक्टर से दिखा लिया करो। जैसे लोग कहते हैं ना कि खुद ही खुद का डॉक्टर बन गए, तो ऐसा नहीं करना है। जीन थेरेपी के बारे में आप जान गए हैं, तो पहले आप लोग जान जाइए कि आरपी आपको है कि नहीं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते। नहीं तो पता चला कि आपके आंखों में नॉर्मल सा नंबर है और आपको आरपी का मतलब जीन थेरेपी रेफर कर दिया गया। ऐसा नहीं कुछ करना है, डॉक्टर से भी लापरवाही से नहीं रहना है, अच्छे से बातें करनी है, अच्छे से कंसल्ट करनी है। विजन मेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यानी कि आपका आंखों का जो ज्योति है उसका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए जब ये जीन थेरेपी हो सकता है। अगर आपकी अवस्था ज़्यादा खराब है तो भी जीन थेरेपी करने से डॉक्टर लोग हो सकता है कि मना कर दे सके, यानी कि आपका बेटर नहीं हो सकता है तो डॉक्टर मना कर देंगे। जैसे PL नेगेटिव वगैरह हो जाता है तो फिर डॉक्टर मना कर देते हैं कि आप जीन थेरेपी नहीं करा सकते, क्योंकि आप टोटली ब्लाइंड हो चुके हैं आप। और दूसरी बात है कि अगर आपकी विज़न बहुत ज़्यादा अच्छी ही है तो भी आप इस चीज़ को नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है ऐसा जिसको आपको कराने के लिए आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। किसी बड़े कदम को उठाने के लिए किसी बड़े निर्णय की ज़रूरत तो होती ही होती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इस चीज़ की एलिजिबल हूँ कि नहीं, यही मैं बस अब सोच रही हूँ। वहाँ पर जाकर मुझे टेस्ट कराना है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को मोनेटाइज कराने में हेल्प करें ताकि मैं वहाँ पर आगे जा सकूँ। और है लास्ट में हमारा 4 नंबर में एज एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये भी है कि हम लोग को अपना उम्र का भी लिहाज करके ये सब करवाना है। और हेल्थ रिक्वायरमेंट यानी कि जैसे मुझे थायराइड की बीमारी है और मेरा अभी 18 साल का उम्र है, तो शायद मैं अभी इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊँगी और हो सकता है मुझे अपना थायराइड भी थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा, उसके बाद ही मैं इन सारे टेस्ट के लिए एलिजिबल हो सकूँगी। और हो सकता है जैसे कि आपको दिखाई देता है उसी तरह मुझे भी दिखाई देने लग जाए। तो चलिए आगे की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत ही मेन मुद्दे पर आ गए हैं, ये है कॉस्ट एंड इंश्योरेंस कवरेज। तो हम लोग के पास पैसे भी तो होना बहुत ज़रूरी है ना इन सभी ट्रीटमेंट के लिए, वरना दिखाई कैसे देगा। तो ये हम लोग बात करते हैं वेरीज डिपेंडिंग ऑन थेरेपीज एंड लोकेशन। तो आप अमेरिका के या जहाँ के भी जिस भी जगह पे आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो वहाँ पर वेरी करता है सबसे बड़ा बात कि थेरेपी आपके मतलब लक्षण कैसा है आपका आरपी का, और फिर साथ ही साथ आपका लोकेशन। तो ये दोनों चीज़, यानी कि अगर मैं अमेरिका की ही कुछ जगह में बात कर लूँ तो शिकागो में इसका दाम हो सकता है 4 करोड़, और अमेरिका में मतलब और भी कोई दूसरी जगह जा रहे हैं हम लोग न्यूयॉर्क वगैरह तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा लगे इस टाइप का। तो आप लोग अपना हिसाब से देख लेना। तो यही यहाँ पर वेरी करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है चेक इंश्योरेंस कवरेज। तो आप लोग जब भी जीन थेरेपी के लिए जा रहे हो, अप्रूवल करा रहे हो, तो अपना जो इंश्योरेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस, उसको आप लोग ध्यान में रखें, उसके बाद ही ये काम करें। 3rd नंबर पे आता है फाइनेंशियल असाइटेंस प्रोग्राम, यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसा सुविधा दिया जाता है जिसके कारण आपके पास थोड़ी फाइनेंस हो जाएंगे उस प्रोग्राम के कारण, तो आप उसको जमा करके अपने इलाज के लिए रख सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट जीन थेरेपी केयर। यहाँ पर आप लोगों को केयर के बारे में भी कुछ जरूरी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि रेगुलर फॉलो अप। तो रेगुलर आपको फॉलो करना है कि क्या आपके शरीर में चेंजेस आ रहे हैं। विजन मॉनिटरिंग जो कि वहाँ के डॉक्टर करते हैं वो आपको करवानी है। मेडिकेशन मैनेजमेंट, तो आप वहाँ पर मेडिकेशन मैनेजमेंट भी करा सकते हैं, आपको कौन सी प्रॉब्लम है। इहेबिलिटीज एंड लो विजन सर्विस, तो वहाँ पर आपको मतलब जैसे मेरे पापा को सच में डायबिटीज़ है, तो वहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि मेरे पापा को डायबिटीज़ है, मेरी मम्मी को थायराइड है और मुझे भी थायराइड हो चुका है 5 साल की उम्र से। तो ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो भी वहाँ पे लक्षण हो रहा है वो लोग बता देंगे कि इसके कारण हो रहा है, और साथ ही साथ उसका कुछ हल भी होगा। तो डॉक्टर को सब कुछ बोल कर ही आप करें, यही मैं बोलना चाहूँगी और यही मेरा वीडियो भी कहता है। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सेज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है नेशनल आई इंस्टीट्यूट, ये भी हमारा एक रिसोर्स है। फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, तो ये भी करना है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा फाउंडेशन जो कि काम करता ही है रेटिना के ऊपर और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के ऊपर। अमेरिकन एकेडमिक ऑफ ऑप्थोमोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही मेन चीज़ है। यहाँ पर जाके आप अपना विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही बड़ा वहाँ का इंस्ट्रक्टर है। जो भी आई हॉस्पिटल है, जितने भी आई हॉस्पिटल है, उस जब इतनी देर से ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो लाइफस्टाइल की भी बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइफस्टाइल चेंज। तो यहाँ पर हम लोग को हेल्दी डाइट लेना है, रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये हमें लेना ही लेना है। एक्सरसाइज भी हम लोग को रेगुलर करना पड़ेगा, मॉडरेट करना पड़ेगा हमारा फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद हमें करना पड़ेगा क्वाइट स्मोकिंग एग्जीबिशन, ये जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आरपी प्रोग्रेशन के लिए। तो जो लोग मतलब थोड़ा बहुत धूमपान ये सब करते हैं, नशा वशा, तो वो लोग छोड़ दो भाई, अच्छी बात नहीं है, कोई बीमारी के नहीं है, ये नहीं अच्छी चीज़ है। तो ये आरपी के लिए भी बहुत ही घातक साबित हो सकता है, इसलिए छोड़ दो भाई। सारे यूथ लड़के मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो अगर आरपी में आप लोग ये सब कर रहे हो तो छोड़ दो भाई। जीन थेरेपी के बाद नहीं, जीन थेरेपी के से पहले भी आपको छोड़ देना। लास्ट में हमें चिंता कम करना है, रिड्यूस स्ट्रेस करना है। मेडिटेशन योगा वगैरह आप कर सकते हैं। रिलैक्सिंग टेक्नोलॉजीज आप कर सकते हैं जिससे आपको रिलैक्स होता हो, जैसे गेम खेलना, लोगों से बातें करना, ये सब आप कर सकते हैं। या अपनी हॉबीज पे ध्यान देना। जब बात हो रही है जीन थेरेपी तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस को कवरेज करना चाहिए, यानी कि पहले से ये इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए। वेरीफाइड जीन थेरेपी कवरेज, तो जीन थेरेपी के लिए भी जो भी कागज पत्तर है वो भी बना के रखना चाहिए। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए कि आपका पॉकेट ही ढीला हो जाए। स्टैंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप लोग को पैसे तो बेफिजूल खर्च ही नहीं करना है, इस चीज को समझौता करना होगा। ट्रैवल अरेंजमेंट, प्लान फॉर ट्रांसप्लांटेशन एंड एकोमोडेशन, यानी कि अगर आप भारत से अमेरिका जा रहे हैं तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा होटल का क्या भाड़ा होगा, खाने पीने का कितना खर्चा होगा, और साथ ही साथ हमारा इलाज में कितना पैसा लगने वाला है। तो सारे चीज का प्लान करके ही घर से अपना निकलिए। अब जान लेते हैं कि डॉक्टर क्या करते हैं जीन थेरेपी से पहले। तो वो लोग सबसे पहले इंफॉर्मेशन कंसल्ट साइन करते हैं, यानी कि आपसे एक साइन करवाया जाता है कि आप इतने बड़े रिस्क के लिए तैयार है। मेडिकल क्लियरेंस एंड ऑब्टेन्ड, तो इसमें आपका पूरा मेडिकल का शुरू से लेकर अंत तक रिपोर्ट लिया जाता है, तब डॉक्टर इन चीज़ों के लिए आपको अप्रूव करते हैं, एलिजिबल करते हैं। सर्जिकल साइड मार्क इफ एप्लीकेबल, यानी कि जो भी होता है मतलब सर्जिकल साइड, उसको मार्क कर लेते हैं डॉक्टर्स। मेडिकेशन एडजस्टमेंट एंड स्टॉप इट, मतलब जो भी नहीं खाना दवाई जो कि नेसेसरी नहीं है उसको डॉक्टर मना कर देते हैं, और जो नेसेसरी है उसको किसी भी हाल में खाने दिया जाता है, जो भी दवाइयाँ हैं। आई शील्ड और प्रोटेक्टिव गियर प्रिपेयर, तो यहाँ पर डॉक्टर एक ऐसा शील्ड बनाए थे जिससे कि आपकी आंखों को बहुत ही हार्मफुल जो है रोशनी ना लगे, या आपकी आंखों पर यूवी रेस के कारण कोई साइड इफेक्ट ना हो। अब है कि जीन थेरेपी के बाद क्या नहीं करना चाहिए जब रिकवरी हो रहा हो। तो रेस्ट एंड अवॉइड स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटी, यानी कि हम लोग को बहुत ही ज्यादा अपने शरीर पर जोर नहीं डालना है आफ्टर जीन थेरेपी। फॉलो मेडिकेशन
रेगिमेंट। तो हम लोग को जो भी दिया जा रहा है मेडिकेशन जो भी हमारा स्टार्ट हो चुका है उसको हम लोग को ध्यान रखना है, जो भी डॉक्टर द्वारा दिया जा रहा है। अटेंड फॉलोअप्स अपॉइंटमेंट, तो आप लोग अपॉइंटमेंट लेके भूल नहीं जाना है। आप लोगों को अपॉइंटमेंट लिया है तो आप लोगों को चेकअप के लिए जाना होगा। मॉनिटर विजन एंड रिपोर्ट चेंजेस, जो भी आपके आंखों में आपके शरीर में चेंजेस आ रहा है वो डॉक्टर से तुरंत आप परामर्श लें, उनको तुरंत ही बताएं। नेक्स्ट है जीन थेरेपी सेंटर के बारे में। रिसर्च रिपीटेबल सेंटर, जहाँ पर रिसर्च होता है और रेपुटेबल होता है, मतलब जो भी नामी दामी हम लोग जिसको हिंदी में कहते हैं वैसा सेंटर में ही आपको जाना है। किसी एरे गहरे का पास जाकर आप अपना आंखें और ना खराब कर लें। नेक्स्ट है वेरीफाई एक्सपीरियंस विथ आरपी जीन थेरेपी, यानी कि जो पहले से करवाया हुआ है जीन थेरेपी उनसे थोड़ा बातचीत करके पूछिए कि आपको भी ये तकलीफें होती थी या आपको भी रिलैक्स होता था। ये चीज़ आप पूछिएगा तो आप वेरीफाई कर सकते हो उनमें और अपने में ये प्रॉब्लम। और चेक करने को कहा जा रहा है एक्रेडिटेशन एंड सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर चेक भी करना है। जैसे कि हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि ये डॉक्टर बहुत बड़ा है, इसने MBBS कंप्लीट की रखी है, ये कंप्लीट है, MD कंप्लीट है, वो कंप्लीट है, तो उसी तरह आपको चेक करके ही आगे जाना है। किसी को भी आप बिना मतलब ऐसे चेक किए बिना परखे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर का मामला है, ये हम लोगों को हर देश में ही चेक करना होगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो हमें अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। क्वेश्चंस टू आस्क योर डॉक्टर, व्हाट जीन थेरेपी टाइप इज रिकमेंडेड, तो ये आपको डॉक्टर से पूछना है कि क्या आपका जीन थेरेपी जो है वो आपको मतलब रिकमेंड किया गया है डॉक्टर से, तो ये पूछना कि ये कराना जरूरी है या नहीं। और व्हाट आर द रिस्क ऑफ द जीन थेरेपी एंड बेनिफिट, तो आपको दोनों चीज़ पूछना है कि बेनिफिट क्या है इसका और रिस्क क्या है, ताकि आप इस पर आगे कार्यवाही कर सके। नेक्स्ट पूछना है हमें व्हाट आर द एक्सपेक्ट आउटकम, यानी कि हम लोग डॉक्टर से ये भी पूछ सकते हैं कि इसको कराने के बाद हमें कितना फ़ायदा मिलेगा, कितने हद तक, ये कराने के बाद ही आप रहने दें वरना छोड़ दें। और व्हाट इज़ द रिकवरी प्रोसेस, इसका रिकवरी होने का क्या मतलब है, कैसे होता है और इसमें क्या क्या परेशानी तो नहीं होगी, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश की। लास्ट में पूछना होगा हमें व्हाट सपोर्ट सर्विस आर अवेलेबल, यानी जो हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, खाना पीना रहना सोना उठना बैठना केयर, ये सारी चीज़ें है कि नहीं, तो आप डॉक्टर से आराम से इन सारी चीज़ों के बारे में कंसल्ट करके जीन थेरेपी के लिए अपने आप को आगे कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को कुछ मेडिकल प्रिपरेशन भी करना चाहिए, तो वो बताया जा रहा है। जेनेटिक टेस्टिंग, ये बहुत ही कंफर्म होना चाहिए आरपी डिजीज आपको है कि नहीं। उसके बाद है कंपलसरी आई एग्ज़ाम, आपको जितने भी आई टेस्ट है वो करानी चाहिए। मेडिकल हिस्ट्री जो कि डॉक्टर को रिव्यू करनी चाहिए। और साथ में है ब्लड टेस्ट, जिसमें आपका आरपी है कि नहीं, ये दोष आपके खून में और आपके जीन में, ये चीज़ हमें निकलवाना चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है सर्जिकल प्रिपरेशन जो कि डॉक्टर लेते हैं। एक्सेस जो विट्रस जेल होता है हमारे रेटिना को, उसको हटाया जाता है जो कि डॉक्टर करते हैं। फिर होता है लोकल एनेस्थीसिया जो कि डॉक्टर आपको देते हैं, वरना तो बहुत दर्द होगा, आप डिस्कशन भी नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते हैं जिसके बारे में। को प्रिपेयर कर लेना है पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और रेटिना डिटैचमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए खुद को तैयार कर लें, तभी इस टेस्ट के लिए, इस थेरेपी के लिए आगे बढ़ें। बात कर लेते हैं इमोशनल प्रिपरेशन की कि कौन हमसे मिलने आएगा कौन नहीं। एडुकेट योर सेल्फ, अंडरस्टैंड जीन थेरेपी, हमें खुद से ही समझना होगा रिस्क और बेनिफिट इसका। सेल्फ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जीन थेरेपी में नॉट रीस्टोर विजन फुल्ली, तो ये अपने मन में बैठा लेना है कि पूरा तो नहीं ठीक हो सकता है। सपोर्ट सिस्टम तैयार रखना है, फैमिली फ्रेंड्स और सपोर्ट ग्रुप जो कि होता है आरपी के लिए। और मेंटल हेल्थ पर भी हमें ध्यान देना है, किसी की बातों में नहीं आके खुद को पागल बनाना है, स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहना है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म जो कि प्रिपरेशन करना होता है, फर्स्ट फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स, तो ये चीज़ है हमारा इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट में रखना पड़ता है। अवॉइड एक्सप्लोजर ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो हम लोग को इन्फ्लेमेशन, क्राउड एंड पीपल हु वीक इम्यून, यानी कि जिस भी आदमी का वीक इम्यून है उनसे थोड़ा बच के रहें। आई प्रोटेक्शन हमें रखना होगा और साथ ही साथ जो सेंसिटिव लाइट वगैरह है इनसे बचकर रखना होगा अपने आँखों को। और हम लोगों को पहनना होगा सनग्लासेस। फॉलो अप टेस्ट, जो भी डॉक्टर टेस्ट दे रहे हैं OCT में, तो वो सब करवा लेना है।
और लॉन्ग टर्म जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है रेगुलर आई एग्जामिनेशंस। तो हम लोग को अपना आई टेस्ट कराते रहना है। विजन थेरेपी भी हम लोगों को साथ में लेना होगा और साथ में कुछ अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी जो भी डॉक्टर दे रहे हैं कि इस मशीन को यूज करना, उस मशीन को वो करना। सपोर्ट नेटवर्क आप बनाए रखना आरपी ग्रुप से, जो कि स्ट्रॉन्ग आपको इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देगा, फिजिकल नीड्स को भी समझेगा। तो अपने आरपी ग्रुप में सभी लोगों को बता कर ही आप ये टेस्ट कराना। अब बात कर लेते हैं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कैसे होना है। तो डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट जो कि हम लोग को करना है, डिस्चार्ज समरी जो कि आपके मम्मी पापा करेंगे अगर आप एडमिट हो जीन थेरेपी के लिए। तो मेडिकेशन लिस्ट जो कि वहाँ से दे दिया जाएगा कि ये दवाई अब खाना है, फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स और शेड्यूल आपको दे दिए जाएंगे कि इस दिन आपको डॉक्टर के लिए चेकअप के लिए फिर से आना है, वैसा जैसे सब हॉस्पिटल में होता है उसी टाइप का। नेक्स्ट है डिस्चार्ज क्राइटेरिया जो कि है पेरेंट्स कंडीशन। ये भी आपको डॉक्टर को बताना है जो भी स्टेबल रहे, नो साइंस ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, तभी आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। विजन मॉनिटर्ड एंड रिकवर, देखिएगा आपको कि आपको सही से दिखने अब शुरू हो गया तभी आपको छोड़ेगा। ओके, साथ में है पेशेंट अंडरस्टैंड पोस्ट ट्रीटमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा क्या सही है क्या गलत, और फॉलो बुलाया जाएगा करने के लिए कि आपको अपना मतलब ध्यान भी रखना है किस डेट पे डॉक्टर बुलाए वो उस दिन पे ही जाना है। टाइमलाइन की डिस्कशन ये है कि 1 to 3 डेज आपको रिकवरी में ही लग जाएगा, मॉनिटरिंग करा जाएगा 1 to 2 वीक्स, यानी कि 1 से 2 हफ्ते आपको फॉलो करते रहेंगे डॉक्टर कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको क्या चेंजेस आई। 4 to 6 वीक्स आपका सेकेंड फॉलोअप भी हो सकता है एंड 3 to 6 मंथ आपको रेगुलर फॉलोअप हो सकता है लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के लिए। अगर आपका शुरू में सुधार हो ही नहीं रहा है तो डॉक्टर को ऐसा करना ही पड़ेगा। मैं ये भी बात कर ले रही हूँ, हार्मोनल चेंज होता है, जो भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है तो ये कुछ चीज़ हो सकता है, चेंज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल, समझ सकते हैं वो जो पीरियड्स का मामला होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलेशन, ये सब तो होता ही रहता है आरपी के। मतलब आप अगर देखिएगा नॉर्मल लड़कियों को दूसरे रकम से पीरियड आते हैं और हम लोग को दूसरे रकम से आते हैं, तो मैं सोची कि ये भी बता दूं आप लोग। तो ड्यूरेशन में भी चेंजेस, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल लोगों को 8 दिन में ठीक हो जाता है, हम लोगों को 12-16 दिन लग जाता है। तो ये सब नॉर्मल बात है, इससे मैं अभी भी भुगत रही हूँ एक लड़की होने के नाते, और सोचिए आप लोगों को ये बता दूँ, हो सकता है जीन थेरेपी के बाद इसमें आपको रिहाई हो जाए। और हमारा फ्यूचर कुछ कंडीशंस है, इसको भी ध्यान रखना है। एडिशनल ट्रीटमेंट हम लोग को ज़रूरत पड़ सकता है अगर शरीर में कुछ साइड इफ़ेक्ट वगैरह या चेंजेस हो गए तो। जेनेटिक कंसल्टेशन तो हम लोग कराना ही है अगर बेबी प्लानिंग करनी हो तो। रिसर्च एंड प्रैक्टिस सेशंस, ये सब भी हम लोग को ध्यान में रखना है। एक्सप्लोर करते रहना है कि कहाँ पर क्या अच्छा हो रहा है और कहाँ हमें जाना सही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ रेयर लोगों में अभाग होने के कारण, यानी कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज ऑफ इंट्रोक्यूलर प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है आँखों का। हार्मोनल चेंजेस हो सकता है जो कि मैंने बताया, पीरियड में प्रॉब्लम, और हो सकता है रेटिनल डिटैचमेंट, हो सकता है और भी कई सारे रिस्क, कैटरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को एकदम ध्यान में रखते हुए करना है। तो ये मैंने वीडियो बनाया था आरपी के ऊपर, तो मैंने इसमें अच्छे बुरे हर चीज़ें के बारे में बता दिया है ताकि आप लोगों को अच्छी नॉलेज भी पता चले और कैसे जीन थेरेपी होता है, क्या होता है, हमारे डॉक्टर क्या करते हैं। इन सारी चीज़ों को बताने के लिए मैंने एक लंबी आधा घंटे की वीडियो बनाई है। वो मैं इसलिए बनाई हूँ ताकि आप लोगों को एक नॉलेज हो और आप लोगों को इसके बारे में पूरा पता चल जाए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी मेरी कहानी सुनते हुए कहते हैं कि आरपी की बीमारी का क्या मतलब है। तो आरपी का बीमारी और इसमें क्या होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और साथ ही साथ आप लोगों को और भी कोई नोटिफिकेशन चाहिए इस बीमारी से रिलेटेड तो मैं इसके लिए काम करने के लिए पूरा तैयार हूँ। मैं अपने डॉक्टर को साथ में रखी हुई हूँ, तो उनसे आपको जो भी पूछना हो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको डॉक्टर से पूछने के बाद सभी चीजों का जवाब दे दूँ। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।